बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ। अतिक्रमण हटाने ये प्रशासन का अमला पहुंचा हुआ था, जिसे विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद समझाइश की गई और अतिक्रमण को मौके से हटा दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध किया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। समझाइश के बाद मौके से अतिक्रमण हटाया गया। टंकी बनाने के लिए जलदाय विभाग को ये जमीन आवंटित की गई है, लेकिन जब टीम यहां पर पहुंची अतिक्रमण हटाने के लिए, तो लोगों ने इससे लेकर विरोध शुरू कर दिया। महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को वहां से हटा दिया। भरतपुर उपखंड के गांव गुंडवा का ये पूरा मामला है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी बनाने के लिए जमीन का आवंटन किया गया था। अतिक्रमण की टीम जब यहां पर पहुंची हटाने के लिए, तब वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो घरों से बाहर निकल आई और इसे लेकर विरोध करने लग गई। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, विरोध हुआ लेकिन अब अतिक्रमण वहां से हटा दिया गया है, क्या अभी वहां पर कार्रवाई जारी है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस दौरान जो प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए गया था उसको विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर जो महिलाएं थी और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया कि यहाँ से जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। वहां पर जो अतिक्रमण हटाया गया वो सरकारी जमीन बताई जा रही है और उसको जलदाय विभाग के लिए टंकी बनाने के लिए आवंटित किया गया है और उपखंड अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता वहां मौके पर पहुंचा और अब अतिक्रमण हटाने की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस दौरान भारी विरोध देखने को मिला। महिलाएं जो है बाहर निकल आई और उसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने उनको वहां से हटाया और फिर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी वो पूरी की गई। फिलहाल अतिक्रमण वहां से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है और उपखंड अधिकारी सहित जो ग्रामीण जो है ब्रजेश ज्योति उपाध्याय वो मौके पर मौजूद है। जी दीपक, लोगों ने क्यों विरोध किया? कुछ लोगों के मकान भी जद में आ रहे थे क्या, जिन्हें ध्वस्त किया गया है? देखिए, बिल्कुल ये वहाँ पर जो है कुछ लोगों के मकान बने हुए थे और कच्चे मकान बने हुए थे। वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका कहना है कि सर्दी में हम कहाँ जाएंगे और प्रशासन को अगर टंकी बनानी है तो गांव में दूसरी जगह है, वहाँ पर बनाई जा सकती है। लेकिन वो जो जमीन है वो जलदाय विभाग के लिए आवंटित की गई है और उसी का जो है वहाँ पर स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया कि ऐसी सर्दी में हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोई जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कोई केस भी कर रखा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है। उनका कहना है इस जमीन को अतिक्रमण को यहाँ से नहीं हटाया जाए, इस टंकी को दूसरी जगह बनाए। लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके उनसे समझाइश की और पुलिस जाब्ता वहां तैनात किया गया और उसके बाद जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो पूरी की गई। जी ठीक है दीपक, बिल्कुल अब कार्रवाई कर ली गई है। क्या आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहने वाली है और भी कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिन्हें रडार पर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जहां जहां पर जो है सरकारी भवनों के लिए या फिर किसी कार्य के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 2 दिन पहले भी भरतपुर शहर में ऐसा ही मामला देखने को मिला था। जनता क्लिनिक के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी वहां से अतिक्रमण हटाया गया था। उस दौरान भी विरोध देखने को मिला था और अब फिर ये विरोध प्रशासन का कहना है आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेंगी। अतिक्रमण जहां भी है वहां से उनको हटाया जाएगा और जमीन को जो है खाली करवाया जाएगा। बिल्कुल दीपक, लगातार विरोध देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी लगातार जारी है। शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेरोजगारों ने फिर से बिगुल फूंक दिया है। जयपुर में बेरोजगारों का फिर से हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। राज्य बेरोजगार महासंघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया जा रहा है। 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 9 फरवरी से न्याय यात्रा भी निकाली जानी है और रोजगार यात्रा भी निकाली जाएगी। बेरोजगार पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक के आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में महा आंदोलन किया जाएगा। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, एक बार फिर से बेरोजगारों का गुस्सा फूट पड़ा है। महा आंदोलन की तैयारी उनकी ओर से, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के जो बेरोजगार हैं वो पेपर लीक के मामले को लेकर के बेहद सरकार से नाराज हैं और उनका ये कहना है कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सीबीआई की जांच की जो मांग की थी उसे पूरा नहीं किया है। तो अब ऐसे में बेरोजगार जो है वो राजस्थान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। 23 तारीख को जो है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें कई मांगों को लेकर के घेराव होगा, जिसमें
पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने की मांग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा रासुका लगाने की मांग है, जो आरोपी पकड़े गए हैं। तीसरी और बड़ी मांग यह है कि जो बड़ी मछलियां हैं पेपर लीक मामले में, उन्हें पकड़ करके पुलिस जो है वो जेलों में बंद करे। इसके अलावा जो भर्तियों का वादा किया गया था, स्थायी भर्तियों का, उसके अलावा अस्थायी भर्तियां निकाली जा रही है। जो समझौते किए गए थे, उन समझौतों की पालना जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है। सीएमओ में भी वार्ताओं की पालना नहीं हो रही है। तो इन तमाम मांगों को लेकर के बेरोजगारों में गुस्सा है और बेरोजगारों ने बैठक करके 23 तारीख को विधानसभा घेराव और 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय और रोजगार दो यात्रा जो है वो पूरे राज्य में निकाले जाएं। और बेरोजगारों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार को उनके वादे भी याद दिलाएंगे और ईंट से ईंट बजा करके सरकार के खिलाफ यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा, आंदोलन। जी बिल्कुल लवली, अपने हक के लिए बेरोजगारों को यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है और जब समझाइश में बातचीत की गई, सहमति बनी, तो मांगे पूरी क्यों नहीं हुई लवली? ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का यही सवाल है कि सरकार के मुखिया ने जब उनके निर्देश पर जो वार्ताएं हुई है, अगर उनके अंदर जो समझौते हैं वही पालना नहीं होगी तो फिर निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। बेरोजगारों के हितों को लेकर के ब्यूरोक्रेसी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है और इसी लापरवाही के खिलाफ जो है ये तमाम बेरोजगार जो है आने वाले दिनों में 23 तारीख को राजस्थान विधानसभा का जो भवन जो है उसका घेराव जो है पूरे राजस्थान से आने वाले जो बेरोजगार हैं वो घेराव करके और सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे और ये आंदोलन का आगाज करेंगे कि आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगार जो है वो मुखर आवाज में अपनी आवाज को उठाएंगे। जी बिल्कुल लवली, एक और आंदोलन का आगाज इनकी ओर से किया जाना है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। शुक्रिया आपका लवली इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर प्रवर्तन टीम पहुंची हुई है। जेडीए की प्रवर्तन टीम इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है। गोपालपुरा बाईपास मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी के नेतृत्व में ये टीम इस वक्त पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिगम के नाम से यहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा था। मामले के मुख्य आरोपी सेंटर के संचालक हैं। टीम को अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण, आवासीय में व्यावसायिक गतिविधि की जांच की जा रही है। अन्य पहलुओं के लिहाज से भी टीम वहां पर जांच करने में जुटी हुई है। तो प्रवर्तन टीम वहां पर पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या है ये पूरा मामला? प्रियंका, देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों जो पेपर लीक का मामला आया था उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि जो अधिगम इंस्टीट्यूट है जो गोपालपुरा बाईपास के ऊपर ये यहाँ पर स्थित है, इसके जो कोचिंग संचालक है उन्हीं से पूरा जुड़ा हुआ मामला है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद में जेडीए को शिकायत मिली थी कि जो इंस्टीट्यूट है ये भी यहाँ पर जो बिना स्वीकृति के यहाँ पर बना हुआ है, अवैध रूप से यहाँ पर कोचिंग का संचालन हो रहा है। जिसके बाद में जेडीए के प्रवर्तन टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिगम ये इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है गुजर की खड़ी जेडीए जोन 5 के यहाँ पर। जेडीए के प्रवर्तन टीम अभी यहाँ पर जो मौका निरीक्षण कर रही है, उसके बाद में यहाँ पर जो अवैध जो स्ट्रक्चर है और जो सड़क सीमा के अंदर जो अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित कर ये जो बिल्डिंग है, बताया जा रहा है कि आवासीय ये जो भूखंड है इसके ऊपर ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जो बनाई गई थी, जो इंस्टीट्यूट है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में आता है। ऐसे में यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसे सीज करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पहले यहाँ पर जो बिल्डिंग संचालक है उन्हें नोटिस देगा। बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटों का समय यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है इसे यहाँ पर जो सीज करने की कार्रवाई है, ध्वस्त करने की कार्रवाई है, वो की जाएगी। रोशन, यानी कि अब इंस्टीट्यूट को सीज किए जाने की वहां पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन पेपर लीक से इसके कैसे लिंक्स हैं, इसे लेकर जानकारी दे सकते हैं क्या? देखिए, जो सेकंड ग्रेड जो भर्ती थी उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोचिंग जो संचालक है जो सारन है और जो दूसरा जो व्यक्ति है सुरेश ढाका है, वो इस बिल्डिंग के ऑनर है। ऐसे में जो पेपर जो लीक था, सेकंड ग्रेड जो पेपर जो लीक जो मामला था उसके साथ इस इंस्टीट्यूट से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये इस इंस्टीट्यूट के ऑनर है। ऐसे में यहाँ पर जेडीए को शिकायत मिली थी कि ये जो बिल्डिंग है ये भी अवैध है, क्योंकि इससे पहले भी जब 4 महीने पहले एक इसी तरीके का जो मामला आया था त्रिवेणी नगर के अंदर, एक जो कॉलेज था जो इंस्टीट्यूट था उसे भी जेडीए
जो प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया था। मामला ये आया था कि वो जो कॉलेज जो बना हुआ था सरकारी भूमि के ऊपर बना हुआ था, उसके बाद में जब जेडीए की टीम ने जब कार्रवाई की तो कई बीघा जमीन वहां से जो सरकारी भूमि है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। ठीक है, ऐसा ही मामला है। हालांकि ये जो भूखंड है वो आवासीय यहाँ पर बताया जा रहा है, जेडीए का जो अप्रूव है, लेकिन बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग जो परमिशन लेनी होती है वो यहाँ पर परमिशन नहीं ली गई बताई है। जैसा कि अभी प्रारंभिक जांच के अंदर सामने आया है, ऐसे में जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि किस तरीके से जो अवैध बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है इसके ऊपर कार्रवाई कर कुल मिलाकर सरकार का यह उद्देश्य है कि एक मैसेज दिया जाए कि जिस तरीके से जो पेपर लीक करने वाले इससे जुड़े जो लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में जो जेडीए का ठीक है रोशन, यानी कि अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था और जेडीए ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और तेजाब कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सवाई माधोपुर में एक मामला हुआ है। सवाई माधोपुर में तेजाब कांड हुआ है। पति ने पत्नी पर तेजाब डाल दिया। झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल सवाई माधोपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल वजीरपुर थाना क्षेत्र की सेवा गांव निवासी प्रियंका की शादी करौली के लखपत बगरिया के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी पिछले 10 सालों से गुजरात में रह रहे थे। इसी दौरान प्रियंका के पिता ने गंगापुर सिटी के नजदीक एक जमीन खरीदी थी। प्रियंका का पति लखपत बगरिया अपनी पत्नी से उसके पिता की ओर से खरीदी गई जमीन में हक मांगने का दबाव बना रहा था। जमीन में हिस्सा नहीं मांगने पर लखपत इस कदर नाराज हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। किसने डाला था? आदमी ने। क्या नाम है? लखपत। किस बात को लेकर डाला था? वो मेरे पिताजी ने जमीन ली है ना, वो जमीन का बोलता है तीसरा हिस्सा दो मेरे को। मैंने बोला तीसरा हिस्सा नहीं देगा मेरे पापा, क्या नहीं मेरे को तीसरा हिस्सा ही दिलाओ। बच्ची तो सेवे की ससुराल या मैं शोभ में। तो पति का क्या नाम है? वाह लखपत। और ये तेजाब कहाँ डाला था? सूरत। सूरत में? हाँ। तो सूरत में मुकदमा दर्ज नहीं कराया था क्या? नहीं तो यही जरूर अस्पताल में भर्ती करिए। 2 दिन आगे बहू पहुंची नहीं है ना मेरी। ये प्रियंका लड़की है, अपने सेवा गांव की रहने वाली है और इसकी गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गिरिराज, जमीन के महज एक टुकड़े के लिए अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, शर्मसार करने वाला ये मामला है। क्या कुछ कार्रवाई की गई आरोपी पर? जी देखिए, निश्चित रूप से एक शर्मसार करने वाला मामला है और ये आपसी संबंधों को भूल जाने वाला, भावनाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से ठेस पहुंचाने वाला और भावनाओं को तार तार करने वाला मामला है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि पति और पत्नी जिनका कि संबंध। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का द्वार खुल चुका है। 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 88 और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी का पूरी लगन और मेहनत से निर्वहन कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाएंगे। तो पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। बता दें इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। 300 ब्लॉक बचे हुए थे, जिनमें से 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। बिल्कुल, देखिए एक लिस्ट और जारी हो गई है जिससे लगातार बात की जा रही थी कि संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर लगातार जारी रहेगा। उसी के तहत आज 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। तो यानी 94 अभी जो 94 विधानसभा क्षेत्र है उनमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की नियुक्तियां लगभग हम मान सकते हैं कि कर दी गई है, लेकिन अभी भी काफी बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की नियुक्तियां बाकी है। अभी वो देखना होगा, लेकिन जिस तरह से लगातार नियुक्ति आ रही है उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो 112 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रह गए हैं उनकी नियुक्तियां भी कर दी जाएगी। और देखिए लिस्ट की अगर बात करें तो जयपुर को इसमें खास तवज्जो दी गई है। जयपुर से ही कम से कम 10 विधानसभा है। आदर्श नगर है, बगरू है, चाकसू है, दूदू है, जमवा रामगढ़ है, कोटली है, फुलेरा है, सांगनेर है, विद्याधर नगर है, विराट नगर है
तो तकरीबन 10 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है यहाँ पे नियुक्तियां कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल अभी भी वो यही है कि जिन मंत्रियों को बाहर किया गया था उनमें से कितनों को इसमें शामिल किया गया। तो देखिए, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, पिछली बार उनको मौका नहीं दिया गया था। अगर जयपुर की बात करें तो उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी, उनके दोनों ब्लॉक में नियुक्तियां कर दी गई है। इसके साथ ही लेकिन अभी भी देखिए कि आप कुछ शामिल के ब्लॉक में अभी भी नियुक्तियां नहीं की गई है। तो क्या इसकी वजह है, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। वहीं अगर कोटा की बात करें, क्योंकि शांति धारीवाल बड़ा नाम है, उनको भी इस बार भी शामिल नहीं किया गया है। तो अब इसको आप अगर से जोड़ के देखेंगे तो वहां भी जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर कदम उठाया जाता है राजनीति में तो उसके सियासी मायने होते हैं, उसके चर्चे भी होते हैं। तो अब इस लिस्ट को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शांति धारीवाल को फिर इससे दूर रखा गया है। उनके ब्लॉक में नियुक्तियां नहीं की गई है। मंत्री महेश जोशी को ब्लॉक में नियुक्तियां नहीं की गई है। और 7 जो मंत्री थे उसमें जो लिस्ट को प्राइवेट से देखने से लग रहा है प्रियंका, उसके तहत तो झुंझुनू से राजेंद्र गुड़ा को भी शामिल नहीं किया गया है। राजेंद्र गुड़ा की नियुक्ति नहीं गई। बजट जाटव की अगर बात करें तो भरतपुर इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। भरतपुर में जो है नियुक्तियां नहीं की गई है। भरतपुर में को भी शामिल, देखिए भरतपुर से जरूर नियुक्तियां, लेकिन मेन भरतपुर सीट से है। ये जो है विश्वनाथ सिंह को पहले शामिल कर दिया गया था। सुभाष गर्ग को जो है इस बार दे दिया गया मौका। सुभाष गर्ग हालांकि आरएलपी से है, लेकिन सुभाष गर्ग की नियुक्ति कर ली गई है। नहीं, भजनलाल जाटव को फिर बाहर रखा गया है। उसके बाद अगर हम तीसरे मंत्री की बात करते हैं तो करौली अगर देखते हैं तो करौली से सपोटरा से कोई नियुक्तियां नहीं हुई है इसके अंदर, यानी करौली जिले को ही शामिल नहीं किया गया। तो रमेश मीणा फिर इन सब चीजों से बाहर रहे हैं। करौली की अगर बात करें तो करौली को भी शामिल नहीं किया गया। तो ज्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं है। जिन लोगों को देखिए, सपोटरा से एक नियुक्ति हो गई है। अभी देखना होगा कि 2 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, लेकिन सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से केवल एक की नियुक्ति की गई है। पिछली बार ये चीजें नहीं देखी गई थी। पिछली बार जो विधानसभा थी उसके दोनों ब्लॉकों में नियुक्तियां हुई थी, लेकिन इस बार खासतौर पर देखा गया है कि राजेंद्र यादव जैसे कोटपुतली से आते तो कोटपुतली में केवल एक ब्लॉक में नियुक्ति की गई है। एक ब्लॉक को फिर भी यहाँ खाली रखा गया। वैसे करौली में बात की जाए तो रमेश मीणा के यहाँ पे नियुक्तियां हुई है, लेकिन एक ब्लॉक को खाली रख दिया गया है। तो ये लिस्ट तो यही बताती है कि काफी विवाद शायद अभी भी कांग्रेस के अंदर है। बहुत सारी चीजें अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। यही वजह है कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। अब इसमें पायलट और गहलोत सेक्टर इसमें काम कर रहा है, ये देखना होगा, या फिर जो जिस तरह से महेश जोशी को और शांति धारीवाल की ब्लॉक में अभी भी नियुक्तियां नहीं की गई, उनके विधानसभा क्षेत्र में अभी भी दोनों नियुक्तियां खाली है। दोनों ब्लॉक उनको भी नहीं भरे गए, क्योंकि जहाँ से मंत्री होता है वहाँ विवाद होने की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि मंत्री की चलती है। लेकिन इसका मतलब तो यही है कि शायद मंत्री और विधायकों की चल नहीं रही है, किसी न किसी बात सहमति नहीं बन रही। यही वजह है कि जहाँ पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए वहां भी नियुक्तियां नहीं की जा रही। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतना समय क्यों लग रहा है। पहली बार से भी छोटी लिस्ट आई है, जबकि होना ये चाहिए था कि जहां पर 100 अगर हो गए तो अब की बार कम से कम उतने ब्लॉक की या उतनी विधानसभाओं की लिस्ट और आती। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, भजनलाल जाटव को ले ले, चाहे मंत्री शांति धारीवाल हो, राजेंद्र गुड़ा हो, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पहले नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर कम से कम विवाद नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ ही सचिन, सवाल ये भी है कि पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट सामने आई, अब केवल 88 की। क्या ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड धीमी है इनकी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, अब इसके पीछे वजह टेक्निकली तो क्या होगी, लेकिन जो माना जाएगा, जो अगर बात करेंगे राजनीति के लिहाज से, तो विवाद ही सबसे बड़ा कारण होगा। अब चाहे विवाद किसी भी गुट की वजह से विवाद हो रहा हो, अशोक गहलोत सबसे पहले गुट की वजह से लिस्टों में आनाकानी हो रही हो, या फिर आप मान लीजिए और भी कारण हो, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में कोई विवाद हो, या क्योंकि अब देखिए इसमें यह भी देखना होगा कि क्या 19 विधानसभा जिनकी बात आ रही थी जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी थे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कोई ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई है, इससे लोगों को शामिल नहीं किया गया जहाँ पर विवाद ज्यादा है। लेकिन अगर आप लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, 2.5 साल बाद भी अगर आप केवल 188 ब्लॉकों की नियुक्ति कर पा रहे हो, वो भी उस स्थिति में कि जहाँ पर आपके मंत्री, आपके विधायक हैं, वहाँ पे आप एक ब्लॉक दे रहे हैं। देखिए, राजेंद्र यादव की नियुक्ति हुई है, लेकिन एक ब्लॉक में, एक विधानसभा में 2 ब्लॉक होते हैं। देखा 50 विधानसभा थी तो 2 दोनों विधानसभा के दोनों मिल गए। अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार देखेंगे तो कोटपुतली की गई है, रमेश दो लोग अभी भी नियुक्ति नहीं की गई है जहां पर
बहुत सारी सर फुटबॉल है, जैसे कि जो 19 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें खंडेला को आप देख लीजिए। खंडेला में कि महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय जीतते हैं, अशोक के भी है वो, और महादेव सिंह खंडेला खास माने जाते हैं अशोक गहलोत के जीते हैं। सरकार किया है, किसान आयोग के अध्यक्ष है और वहाँ से सुभाष मिल कांग्रेस से प्रत्याशित है। सुभाष जब सुखजिंदर रंधावा को वो ये बताने आए थे कि हमारी पैरवी नहीं हो रही, तो देखिए खंडेला को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जयपुर से शाहपुरा सचिन, और देखिए इसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट भी किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, उन्हें बधाई दी है उन्होंने ट्वीट करते हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये ट्वीट सामने आया है। लिखा है, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी का पूरी लगन और मेहनत से निर्वहन कर संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। तो संगठनात्मक नियुक्तियां शुरू कर दी गई हैं कांग्रेस में। एक लंबा वक्त, तकरीबन 2.5 साल का इंतजार, और उसके बाद ये शुरुआत कर दी गई। पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और अब एक और लिस्ट सामने आया जहां पर 88 ब्लॉक कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये धीमी रफ्तार क्यों, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? और कुछ बड़े मंत्री, कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं जिनके यहां अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं और इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहां पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। कहीं न कहीं अभी भी ये निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं अंदरूनी कलह है जिसकी वजह से नियुक्तियों में देरी आ रही है। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नियुक्तियों के बाद ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई जरूर दी है और ये भी कहा है कि उम्मीद है कि सभी मेहनत से काम करेंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कांग्रेस की ओर से ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिब्बू गुर्जर कठुमर ब्लॉक अध्यक्ष अलवर से नियुक्त किए गए हैं। वहीं श्यामलाल बैरवा सरवर ब्लॉक अध्यक्ष अजमेर से नियुक्त किए गए हैं। गिरधारी लाल गुर्जर और भिनई ब्लॉक अध्यक्ष अजमेर से नियुक्त किए गए हैं। सलीम बाबू मसौदा ब्लॉक अध्यक्ष अजमेर से नियुक्त किए गए हैं। तो लगातार नियुक्तियों को लेकर लिस्ट जो सामने आई उसे लेकर आपको बता रहे हैं कि कहां से किसकी नियुक्ति की गई। हालांकि इस बार अगर ये देखा जाए कि कौन से लोगों को नियुक्ति दी जा रही है तो यहां पर युवाओं पर ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। तो रंधावा ने इससे पहले राजस्थान का दौरा किया था और सबसे फीडबैक लिया था किस तरीके से कांग्रेस सरकार की वापसी हो सकती है। इसे लेकर लोगों से चर्चाएं की थी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधायक के प्रत्याशी हो या मंत्री हो, सभी से चर्चाएं की गई थी। सचिन हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, सवाल तो यही है कि ये आखिर देरी क्यों हो रही है और कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं जिनके अब तक नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से बाहर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज वेल, पर असल में ऐसा है नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है, ये चाहे कोई कितना भी कहे। हालांकि अभी कांग्रेस के पास इसका यही जवाब है कि जो है वो लेकिन सवाल इससे कहा होता है कि ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसी कड़ी है। बिल्कुल, देखिए ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसी कड़ी होती है जिसका मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग जो वोट करते हैं वो ब्लॉक स्तर की मजबूती को देखकर ही करते हैं। उनके जो आसपास के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं और यही वजह है क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अब चुनाव का दौर भी शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस को ये जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हो या संगठनात्मक, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। क्योंकि एक लंबे वक्त से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इसका इंतजार कर रहे थे कि कब संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी, उनकी मेहनत का उन्हें फल मिलेगा। लेकिन अब जब नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है, तो जो रफ्तार होनी चाहिए थी इसमें, वो रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है। बहुत धीरे इसकी स्पीड है, क्योंकि इससे पहले महज 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो वो महज 88 की ही रही।
और सवाल यही है कि आखिर ये धीमी रफ्तार क्यों? कुछ ऐसे बड़े नाम भी शामिल हैं जिनके यहाँ अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई है, इसे भी आपसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। हो सकता है गुटबाजी की वजह हो इसके पीछे, हालांकि अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लिस्ट सामने आ रहे हैं, कई दिन बीत जाने के बाद भी ये दूसरा लिस्ट सामने आया, लेकिन महज 88 लोगों के नाम ही इसमें शामिल किए गए हैं। अब इतनी बड़ी लिस्ट अभी जो बची हुई है, एक बड़ी लिस्ट जिसे अभी जारी करना बाकी है, वो कब करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हालांकि जब प्रदेश प्रभारी रंधावा ने राजस्थान पहुंचकर लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया, तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड में तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन शुरुआत के बाद रफ्तार थोड़ी धीमी है। सचिन, शुरुआत के बाद रफ्तार धीमी है और यही लग रहा है कि जो आपसी खींचतान है, ये बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है। सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। देखिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती कांग्रेस में कि सब कुछ ठीक होता तो 300 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट भी एक साथ आ सकती है, तो कम से कम आधे ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट तो आती साथ में। अभी आप देख लीजिए कि जयपुर की स्थिति है कि अब रफीक खान जो है उनके क्षेत्र में नियुक्तियां हो गई है। इसके अलावा विद्याधर नगर में नियुक्ति हो गई, लेकिन मालवीय नगर में आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा, उनके में आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे। जयपुर में 19 अगर विधानसभा टोटल जिले में है और उसमें से आप अगर नियुक्ति कर पाए 12 की, वो भी 2 चरणों में, तो ये भी सोचने वाली बात है कि राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे हालात में अगर आपके जब चुनाव होंगे तो उस स्थिति में कांग्रेस कैसे चुनावों को फेस करेगी। जयपुर वैसे भी भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जयपुर में कांग्रेस आगे रही थी, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, कांग्रेस के चुनाव टिकट पर लोग जीते थे। और अब जब आप उनके ब्लॉक नहीं कर पा रहे, देखिए जयपुर से अगर बात करें तो अर्चना शर्मा मजबूत है, प्रबल दावेदार है, एक दावेदार है, उनके अगर ब्लॉक से आप नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कम अंतर से हारी भी पिछली बार विधायक बन सकती थी, वहाँ अगर दिक्कत है, जिसका मतलब यही है कि आपके पास दावेदार और हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दावेदारी करेंगे। तो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में जितना समय लग रहा है, तो जब टिकट बंटवारा होगा तो उस हालात में क्या होगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो अब जिन पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस दावे कर रही है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन ब्लॉक कांग्रेसों की नियुक्ति में इतनी माथापच्ची अगर कांग्रेस अध्यक्ष को करनी पड़ रही है, तो आप सोचिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो कितना सरपटोल देखने को मिल सकता है। तो यही कारण है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी समय लगेगा। अगर कांग्रेस की लिहाज से बात करें तो 35 से 36 जिले कांग्रेस में है और 13 की नियुक्ति हो चुकी है, तो अभी भी 26 से 27 जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होना बाकी है। और अगर उदयपुर डिक्लेरेशन को ध्यान में रखें तो 5 आप उसमें से और कम कर दीजिए, तो तकरीबन 30 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अगर आपको करनी है तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो अभी देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से नियुक्तियां करती है। हालांकि जिस तरह से 2 दिन बाद लिस्ट आई है, तो अब ये मान के चला जाएगा कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो पार्टी अध्यक्ष हो या पीसीसी पदाधिकारी, वो लगातार बात कह रहे हैं कि सचिन, मैं ज्यादा बात करूंगी आपके साथ। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार सर। 88 ब्लॉक कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई, ये देरी क्यों सर? इतना वक्त लगता है क्या? नो डाउट देरी हो गई, आप खुद मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब ये काम शुरू हो गया है। 100 ब्लॉक अध्यक्षों की पहले नियुक्ति हुई, अब 88 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। आप ये मानकर चलिए ये अच्छा साइन है, क्योंकि हमारी सरकार का काम बोल रहा है। 38 लाख घर तो ऐसे है जहां पर 0 बिल आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, 38 लाख घरों में 0 बिल। 8 लाख किसानों के घर पे 0 बिल और 10 लाख तक का इलाज फ्री है। राजस्थान पहला स्टेट है प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में टोटल फ्री है। तो ये बड़े काम जब सरकार कर रही है, ऐसे में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होकर, बाकी नियुक्तियां होकर, संगठन का भी मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल खाचरियावास साहब, देखिए ब्लॉक स्तर पर मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है, लेकिन एक लंबा इंतजार तकरीबन 2.5 साल का, उसके बाद अब जब नियुक्तियां शुरू हुई हैं तो वो जो वर्कर्स अभी इंतजार कर रहे हैं उन्हें और कितना इंतजार करना होगा? ये देखिए 188 ब्लॉक की नियुक्ति होगी, लगभग 200 से कुछ ज्यादा 212 ब्लॉक अध्यक्ष बाकी रह गए। तो उन ब्लॉक की भी जल्दी नियुक्ति, और टोटल 400 ब्लॉक है पूरे राजस्थान में। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक होते हैं कांग्रेस पार्टी। तो अब वो जल्दी नियुक्तियां शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है ये भी 2-4 दिन में सारी नियुक्तियां हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छी बात है सर, 2-4 दिन में हो जाए तो। लेकिन कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम भी हैं जिनके यहाँ भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, चाहे वो शांतिलाल धारीवाल हो, राजेंद्र गुढ़ा हो, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं। वहां पर क्या दिक्कत आ रही है? वहां पर तो आराम से हो जानी चाहिए थी। ये खैर मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये नियुक्तियां मेरे स्तर पर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी के बीच बात हो रही होगी। अब इनके यहाँ क्यों नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी जगह पर हो गई है और बाकी जगह पर जल्दी हो जाएगी। अब संगठनात्मक नियुक्तियां शुरू हो गई हैं खाचरियावास साहब, तो क्या ये कहा जाए राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्दी होंगी? करनी पड़ेगी। अब साल भर भी पूरा नहीं बचा, आप खुद जानते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर खुद समझते हैं, तीसरी बार सीएम है, तो टाइम इतना कम बचा है। तो अब जो बची हुई नियुक्तियां वो तो होगी, रुकेगी। सर आप ये मान भी रहे हैं कि टाइम कम है, क्या लग रहा है ब्लॉक स्तर पर वो मजबूती दे पाएंगे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया अब उनके पास? कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, पहले से ब्लॉक अध्यक्ष जो थे वो काम कर रहे थे। मैं खुद जयपुर में जिलाध्यक्ष हूँ और अभी कोई जिलाध्यक्ष नया नहीं बनाया, तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना जयपुर में। आपको ऐसी कोई जगह आपने मुझे फोन किया, मैंने उठाया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। चलिए सर, कम से कम संगठनात्मक नियुक्तियों की शुरुआत हुई है, इसके लिए बहुत बधाई आपको और शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।